आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून जी। हाँ, एक कल वाला रिवीजन कर लिया था आपने, प्रिपरेशन मेथड, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चलो। एक्सक्यूज मी हम्म। सर, एक्चुअली ना मेरा पुराना वाला फोन टूट गया था। सर मैं 2 दिन इसलिए क्लास में लगाई थी। अच्छा, तो अब एक्चुअली सर आप कल का दिखा सकते, कल के लास्ट में स्लाइड दिखा दोगे? आपके पास सेंड कर दो तो स्लाइड कर लो और परसों हम की। मैं सेंड कर देता हूँ ना। परसों तो पेपर नहीं था। हाँ जी सर, एक्चुअली ना फोन टूट गया था तो नया लिया था करके। नहीं, वो तो हाँ ठीक जी। है, परसों फिर कल स्लाइडें तो कल वाली आएंगी ना। हाँ जी सर, आप कल की दिखा दोगे? हाँ, कल भेज दूंगा ना, आज वाली भेज, जो लिखेंगे कल वाली और आज वाली, वो हाँ जी। कलेक्टिवली मैं आपको सेंड कर दूंगा ना। हाँ जी सर, मैं आप मेरे को अपना नंबर भी दे देना लास्ट में। थैंक यू सो हरमिलन मच। का नंबर दे दूं? जी सर, आप सर जिस अच्छा, मर्जी को दे दो, कोई बात नहीं। हरमिलन भी इसको तुम भेज देना, अपने नोट्स भेज देना। सर नंबर उसके पास नहीं है। ये लिख लो भाई। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी। नेक्स्ट, प्रिपरेशन मेथड की तरफ बढ़े भाई। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही थी किसके अंदर, बेंजीन के अंदर। और मैंने बताया था स्लो स्टेप कौन सा है, फास्ट कौन सा है, ये सारी बातें आपके समझ में मोस्ट प्रोबेबली आ गई होंगी ना। अब हम यही काम टोलुइन पे करवाएंगे, ठीक है ना। हेलोजिनेशन ऑफ टोलुइन उसी के अंदर ही है, बट क्लोरोबेंजीन की जगह पे ऑर्थो पैरा क्लोरो टोलुइन बन जाएगा। हेलोजिनेशन ऑफ द टोलुइन, हेलोजिनेशन ऑफ द टोलुइन। अब जो टोलुइन का हेलोजिनेशन है ना, दो तरीके से करवा सकते हो आप। पहला तरीका, एक तो एससी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा मेथड आपके पास होएगा बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब साइड चेन पे, साइड चेन हेलोजिनेशन, साइड चेन हेलोजिनेशन। तो सबसे पहले ए पार्ट की बात करें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और कल मैंने आपको बताया था, जब भी कभी आपके पास ना बेंजीन रिंग, फिनोल, एनिलीन, क्लोरोबेंजीन, क्लियर है, बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड, कुछ भी दिख जाए, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आनी चाहिए। वो एक बात क्या है कि इनका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होना है, इनका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होना है, ठीक है जी। तो ये मैंने लिखा टोलुइन। और मोस्ट प्रोबेबली आप में से मैक्सिमम बच्चों को पता होगा कि ये पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। और टोलुइन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, ठीक है जी। और हो सकता है आप में से किसी बच्चे को ना पता हो कि मिथाइल पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, इस वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है। अब आप ही बता सकते हो, आपको ये पता है कि नहीं पता। अवनीत कह रहा है मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में। पता है, चलो। अब इस पे हमने क्लोरीन लिखा, साथ में AlCl3 लिखा। मैकेनिज्म फिक्स है, AlCl3 लुईस एसिड है, ये क्लोरीन से अटैक करेगा, रिएक्ट करेगा, क्लोराइड को खुद एक्सेप्ट कर लेगा, क्लोरोनियम बना देगा। तो वो इलेक्ट्रोफाइल आपके पास कौन है, क्लोरोनियम। ब्रोमीन AlBr3O, ब्रोमीन FeBr3O, सेम हरकत होगी। तो हो सकता है आप में से कुछ बच्चे समझ गए हो कि टोलुइन की ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर क्लोरीन का अटैक होने वाला है। जनरली ऑर्थो के कंपैरिजन में ये ऑर्थोक्लोरोटोलुइन है, जनरली ऑर्थो के कंपैरिजन में पैरा यील्ड में ज्यादा होता है। जब तक कि कोई एक्स्ट्रा जब तक कि कोई एक्स्ट्रा फैक्टर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप से इसमें अटैच ना हो, तो पैरा इज जनरली ग्रेटर देन ऑर्थो। ये था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऑर्थो पैरा पे क्यों हुआ, बच्चों को समझ में आ गया होगा। मिथाइल का प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन,
मिथाइल का प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। अब इसी काम को मैंने साइड चेन पे करवाना है, इसका बी पार्ट। ये लो जी, फिर टोलुइन उठाया। बस अब कंडीशंस में क्लोरीन तो लिखना है, लेकिन यहां लाइट लिख लो, नहीं लिखा जाए टेम्परेचर लिख लो, परोक्साइड लिख लो, ऐसी कंडीशन लिखी जा सकती है। क्लियर ना? तो अब अगर ये कंडीशंस मेरे को दे रखी हो तो मैं पक्का क्लोरोनियम क्लोराइड तो बना नहीं पाऊंगा, तो वहां मेरे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होएगा। और इतना ध्यान रखो, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कभी भी बेंजीन रिंग पे नहीं होता है। जैसे अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन था ना पीछे, बस उसी के तरीके से ये मेरे पास बेंजाइल क्लोराइड बन गया। और अगर आप इसको एक्सेस लिख दोगे सेम हरकत में, अभी तो ये आपको टोलुइन पे क्लोरीन लाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन दिख ही गया, सेम ही काम SO2Cl2 परोक्साइड की प्रेजेंस में करवा सकते हो। और हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को याद हो HELPR, हीट इलेक्ट्रिक करंट लाइट परोक्साइड रेडिएशन, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को प्रमोट करते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को प्रमोट करते हैं। अगर मैं इसको कंटिन्यू कर दूं, मतलब ये मेरे पास टोलुइन है, यहां क्लोरीन में एक्सेस ले लूं, और वही लाइट की प्रेजेंस या परोक्साइड की प्रेजेंस है, लाइट की प्रेजेंस या परोक्साइड की प्रेजेंस है, लाइट की प्रेजेंस या परोक्साइड की प्रेजेंस है, तो हो सकता है आप में से काफी बच्चे समझ रहे हो कि पहले तो बनेगा बेंजाइल क्लोराइड, फिर फर्दर रिएक्शन होने से आपके पास बनेगा बेंजाइलिडीन। आपको बताया था बेंजाइल के आगे IDENE लगा दो, बेंजाइलिडीन क्लोराइड। इसी का दूसरा नाम BeNZAl बेंजल क्लोराइड भी है। नेक्स्ट, फिर क्लोरीन का रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हुआ और एंड हो गया बेंजो के साथ। इट इज बेंजो ट्राइक्लोराइड। अगर बेंजो क्लोराइड भी बोलते हो तो आपका आंसर गलत नहीं करेगा वो, क्योंकि बेंजो का बाय डिफॉल्ट मतलब ही 3 फ्री वैलेंसी है। बेंजो का बाय डिफॉल्ट मतलब ही 3 फ्री वैलेंसी है। BeNZO का बाय डिफॉल्ट मतलब ही 3 फ्री वैलेंसी है। लेकिन ये क्लोरीन एक्सेस होने पर ये सब कुछ आपको मिलेगा। अगर लास्ट वाले का मैं एक्वस QH से रिएक्शन करवा दूं तो ये बेंजोइक एसिड में बदल जाएगा। अगर मैं इस सेकंड लास्ट वाले का एक्वस QH से रिएक्शन करवा दूं तो ये बेंजल्डिहाइड में बदल जाएगा। और इसका एक्वस QH से रिएक्शन करा दूं तो ये बेंजाइल अल्कोहल में बदल जाएगा। वही पुरानी सारी फिनोमिनन्स है। चलो जी, तो इतनी बात अगर आपको समझ में आई। सही एक बार रिपीट कर देना, मेरा नेट भी थोड़ा तो पॉज हो गया था तो। क्या रिपीट करना है? ये क्लोरीन एक्सेस वाली रिएक्शन। क्लोरीन एक्सेस वाली रिएक्शन बच्चों से करवाएंगे अब। आयुष सर जल्दी से इसको रिपीट करना। क्लोरीन एक्सेस वाली रिएक्शन है तो साथ में हमने लाइट दी हुई है तो वहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, इसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी हेल्पर से क्योंकि लाइट दी हुई है। उसके बाद फिर से इसके एक्सेस क्लोरीन और लाइट में रिएक्शन करवाएंगे तो फिर बेंजाइलिडी क्लोराइड बन जाएगा। फिर से करवाएंगे तो फिर एक और हाँ, क्योंकि क्लोरीन बाय डिफॉल्ट ही एक्सेस में पड़ा हुआ है। क्लोरीन बाय डिफॉल्ट ही एक्सेस में पड़ा हुआ है। ये कॉन्टिन्यूसली जो बेंजाइलिक हाइड्रोजन्स हैं स्टेप वाइज उनको हटाता हुआ चला जाएगा। और फर्स्ट एट ऑल बेंजाइल, देन बेंजाइलिडीन, देन फाइनली BeNZO बेंजो। क्लियर है? पहले मोनो, फिर डाई, फिर ट्राइक्लोराइड वाला फाइनल आंसर आपके पास आ रहा है। और मैकेनिज्म इसकी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि प्रमोट कर रहा है लाइट परोक्साइड रेडिएशन एटसेट्रा। और यही काम आप SO2Cl2 से भी करा सकते हो, पार्शियल प्रेजेंस ऑफ H2O2 से। ये काम आप SO2Cl2 से, इवन SOCl2 से भी करवा सकते हो ये वाला काम, बट परोक्साइड रखना पड़ेगा वहां। चलो जी,
डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ द क्लोरो बेंजोएट। चेक कर लें भाई, अगर किसी को डीकार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन याद हो 11वीं क्लास से, एल्केन बनाने का मेथड था वो, पहले मैं उसी को बता दूं आपको 11वीं क्लास में क्या किया था हमने। मेरे पास जो सबस्ट्रेट है, फिलहाल यहां पे सबस्ट्रेट मेरे पास क्लोरो और COONA है, चाहे तो ब्रोमो CONA भी लिख लेना, चाहे तो आयोडो COONA भी लिख लेना, ऑर्थोमेटा पैरा किसी भी लोकेशन पे लिखा जा सकता, हमें कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शन करवाने के लिए आपके पास NaOHCO, कलेक्टिवली इसको हम लोग बोलते हैं सोडा लाइम, और टेम्परेचर इसमें हाई चाहिए होता है, क्योंकि हमारे एल्केन चैप्टर का एक क्वेश्चन है हमारी सिनॉप्सिस में, हमारी बुक में, 11वीं क्लास की बुक में, वहां उसने RCONA 4 बार लिखा है और एरो के ऊपर NaOHCO लिखकर नीचे रूम टेम्परेचर लिख दिया। ये रूम टेम्परेचर पे होने वाला फिनोमिनन नहीं है, इसके लिए जनरली लिखा जाता है डिस्टिलेशन ऑफ द RCONA विद द सोडा लाइम, डिस्टिलेशन। तो टेम्परेचर यहां हाई रखना ही पड़ेगा, और इसकी सिंपल ट्रिक है, वैसे तो आधी जनता समझ गई होगी, डी फॉर रिमूवल, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो COONA को रिमूव करो और उसकी जगह पर H अटैच कर दो, बस इतना काम जो कर पाएगा वो डिकार्बोक्सिलेशन कर लेगा, और आंसर भी सबको समझ में आ गया होगा क्या बन रहा है। इस जगह पर क्लोरो है, यहां COONA है, यहां NaOHCAO लेके चल रहे हो, ये हाइट नहीं वो तो लिखना हाई टेम्परेचर लिख दिया, और COONA पूरा की पूरा गायब हो गया, यहां क्लोरो, तो इसको बोल दिया आप लोगों ने क्लोरो बेंजीन। तो कोई बहुत हैवी रिएक्शन नहीं है, बट इसमें थोड़ा सा तड़का लगा हुआ है 11th क्लास का, जैसे CH3COONA, तो ये मीथेन बन जाएगा अंडर सिमिलर कंडीशंस। अगर CH3CH2COONA अंडर सिमिलर कंडीशन, ये आपके पास इथेन बन जाएगा, और यही कंडीशंस मैं आपको अगर इसमें लिख कर दूं तो आप ही प्रेडिक्ट कर दो क्या बन रहा है। ओके ओके अगर मैं आपको C6H5COONA लिख कर दे दूं, वही 11वीं क्लास के बेंजीन चैप्टर से, अंडर सिमिलर कंडीशंस, क्या बन जाएगा, बेंजीन। ठीक है जी, बस यही आपको इसमें ओबे करना था। हेडिंग थी आपके पास डीकार्बोक्सिलेशन, किसका डीकार्बोक्सिलेशन करवा रहे हो, क्लोरोबेंजोएट या ब्रोमोबेंजोएट या आयोडोबेंजोएट, वो आपके पास सोडियम या पोटेशियम डेरिवेटिव कुछ भी हो सकता है, और सोडा लाइम उसमें लेके चल रहे हो, और सोडा लाइम में हर का अपना अपना काम है। जो सीओ है, अगर 11वीं क्लास पे चलूं मैं, तो ये मॉइस्चर से प्रिवेंट कर रहा है रिएक्शन को, इट प्रिवेंट्स द रिएक्शन फ्रॉम मॉइस्चर। CaO ये नमी को, मॉइस्चर को, ह्यूमिडिटी को इस रिएक्शन में आने नहीं देगा, और खुद उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर है, चलो जी नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड की तरफ बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट है आपके पास फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट, फ्रॉम बेंजीन डाई एजोनियम salt, from benzene diazonium salt, it is very important compound for the aromatic chemistry. Benzene diazonium salt is a very important compound
फॉर द एरोमेटिक केमिस्ट्री के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट। बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट, तो सबसे पहले इसको बनाना सीख ले। आपके पास ना एनिलीन रहेगा, और जब आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एंडिंग होगी तो इसी से होगी। ये एनिलीन है, इस पे NaNO2HCl। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको हाईलाइट करके लिख लेना 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसी को बुक्स वाले कई बार लिख देते हैं आइस कोल्ड कंडीशंस। और ये इस रिएक्शन का सबसे बड़ा हिंट है। हम इसकी मैकेनिज्म पे भी बात करेंगे अमाइंस चैप्टर में जाकर। तो एनिलीन पे जब NaNO2HCl का रिएक्शन हुआ, एनिलीन पे जब NaNO2HCl का रिएक्शन हुआ, तब इसने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एरोमेटिक पार्ट का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड बना कर दिया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इट इज BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। वेरी रिएक्टिव, हाईली अनस्टेबल, और उसकी वजह साफ है, नाइट्रोजन पे प्लस आ रखा है। और नाइट्रोजन किसी भी कंडीशन में, यहां से ये पूरा ग्रुप भी अच्छा लिविंग ग्रुप है। अगर आप बातें सुनते हो तो आपको समझ में आता होगा कि जब भी किसी ग्रुप पे प्लस आ गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर करके वो है निकलने के मूड में बैठा हुआ है। इट इज वेरी गुड एलजी, एलजी फॉर लिविंग ग्रुप। ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो क्या करें अब इस बीडीसी का रिएक्शन करवाना है डिफरेंट रिएक्टेंट्स के साथ। अब इस बीडीसी का रिएक्शन करवाना है डिफरेंट रिएक्टेंट्स के साथ। ये बीडीसी है। लो जी, सबसे पहले मैंने इसका रिएक्शन कराया CuCl HCl के साथ, CuBr HBr के साथ, CuHCl CuHBr। स्टार्ट की दोनों रिएक्शन, स्टार्ट की दोनों रिएक्शन, स्टार्ट की दोनों रिएक्शन में आंसर आपके पास लिविंग ग्रुप बाहर होकर क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन है। हाइलाइटेड पोर्शन है CuCl CuBr। जब होएगा तो इस रिएक्शन का नेम है सेंड मेयर्स रिएक्शन। CuCl HCl और CuBr HBr होएगा ना, तो रिएक्शन का नेम है सेंड मेयर्स रिएक्शन। और जब Cu के साथ कुछ है नहीं, मतलब क्यूप्रस क्लोराइड नहीं है, कॉपर और HCl है, तो बनना तो वही है क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, बनना तो वही है क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। बट रिएक्शन का नेम GaTTERMANN, इसको बोलते हो गेटरमान्स रिएक्शन। ये पहचाननी आती है लिटरली, और कुछ इसमें है नहीं स्पेशल। अगर इस पोर्शन से क्वेश्चन डलना हो तो ये नेम के बेसिस पे अच्छे क्वेश्चन है। सेंड मेयर एंड गेटरमैन्स रिएक्शन, सेंड मेयर्स एंड गेटरमैन्स रिएक्शन। और अगर इसको KI के साथ हीट कर दो तो मुझे बोलने की नीड नहीं है, आप लोग खुद ही समझ गए होगे। लिविंग ग्रुप लीव कर गया, लिविंग ग्रुप सबके अंदर नाइट्रोजन 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 तो फिक्स है, क्लियर। यहां से नाइट्रोजन लीव कर गया, और आपका आंसर कहां जाके ठहर गया? आयोडोबेंजीन पे। आपका आंसर आयोडोबेंजीन पे रुक गया। और देन लास्ट, इस पांचवी वाली रिएक्शन का कोई नेम नहीं है। नेक्स्ट देखा जाए तो सबसे पहले मैंने इसको NaBF4 से रिएक्शन करवाया, BDC को, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को मैंने NaBF4 से, एक नया बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट बन गया, एक नया बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट बन गया। और जैसे ही इस बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट को हीट किया, जैसे ही इस बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट को हीट किया, तो ये भाई साहब नाइट्रोजन के रिमूवल के बाद, BF3 के रिमूवल के बाद, दोनों कंपाउंड स्टेबल है, फ्लोरो बेंजीन में कन्वर्ट हो गया। और हर जगह की तरह इसमें भी इस बार फ्लोरोबेंजीन बनने में दिक्कत आई। तो इस रिएक्शन का जो नेम है लास्ट वाली का, BALZSCHIMANN, इसको बोलते हैं बोल्ज-शीमान रिएक्शन। If you want to form chlorobromobenzene, then you have the two methods.
सेंडमेयर्स एंड गेटरमांस रिएक्शन, सेंडमेयर में CuClHCl है, गेटरमांस में CuHCl है। जबकि Ki आयोडोबेंजीन बनाना हो तो बिना टेंशन के बना सकते हो, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, और लास्ट में फ्लोरोबेंजीन बना। उस रिएक्शन का नाम है बोल्ज-शीमान रिएक्शन। तो ये सर जो आयोडोबेंजीन है वो गेटरमैन्स रिएक्शन में ना ना Ki के साथ हीट कर रहे हो, वहां कॉपर का यूज नहीं कर रहे हो, दैट्स वाई ये सिंपल विदाउट एनी नेम रिएक्शन है, नेम नहीं है इसमें। इसके अलावा कोई और भी था डाउट पूछने में? बिना हीट के उस बॉन्ड को वहां से रिमूवल में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो प्रिकॉशनरी हीट लिया हमने, क्योंकि पता ही वो बॉन्ड तो टूटेगा, तो हल्की सी हीटिंग से उसका रिमूवल आसान हो जाएगा। तो प्रिकॉशनरी लिया गुड यील्ड बनाने के लिए ना। हाँ जी। अब जो प्रिपरेशन मेथड्स है, मेन तो बेंजीन से बन गया, टोलुइन से बन गया, क्लियर, डीकार्बोक्सिलेशन से बन गया। हेडिंग से याद रखो, डीकार्बोक्सिलेशन है आपके पास सोडा लाइम से रिएक्शन, उसके बाद रिएक्शन करवाने में आपके पास नेक्स्ट सेंडमेयर्स गेटरमांस रिएक्शन से बन गया, बोल्शमान रिएक्शन से बन गया। अब जो आप बनाना चाहते हो वो क्लोरोबेंजीन बनाओगे फिनोल से, फ्रोम फिनोल, जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, फ्रोम फिनोल। क्योंकि बच्चों के दिमाग में क्या चलता है कई बार, और साइंटिस्ट क्या सोचते हैं कि जैसे इथेनॉल पे PCl5 का रिएक्शन करवा दूं तो ये C2H5Cl, POCl3 और HCl बन गया। इसको तो शायद बच्चे जानते ही होंगे मेरे ख्याल में। तो उनको लगता है बस इसकी जगह C6H5OH किया, PCl5 किया, यहां C6H5Cl बन गया, यहां POCl3 बन गया, ये HCl बन गया। बट यहां मैं आपको साफ साफ बता दूं, इट इज नॉट इजी। क्या आप अपने वैल्यूएबल सजेशन देना चाहेंगे कि इजी क्यों नहीं है? टेबल बड़ा सा एक बार वापस बोलना। टेबल बड़ा टेबल बड़ा है? किसका टेबल बड़ा है? टेबल स्टेबल बड़ा है ऐसे बोल रहा है। मैं कहा टेबल बड़ा है, मैंने कैसे क्या होगा, ये स्टेबल बड़ा है। अरे स्टेबल बड़ा नहीं भाई, डबल बोन करेक्टर है, और जहां जहां डबल बोन करेक्टर होते हैं वहां वहां मुझे उस ग्रुप को निकालने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इसमें आप PCl5 से रिएक्शन करवा रहे हो, ये कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इसका लोन पेयर इजीली अवेलेबल नहीं है, वो तो रेजोनेंस में चला गया। रेजोनेंस हुआ, इससे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, और यही डबल बॉन्ड हमारे लिए मुसीबत बन गया। इससे इसका बॉन्ड डिसोसिएशन डिफिकल्ट हो गया, बॉन्ड डिसोसिएशन डिफिकल्ट हो गया। तो आपके पास ये नहीं कि क्लोरोबेंजीन बना नहीं, बना, बट पूरेस्ट यील्ड, नॉट ओनली पुअर, पूरेस्ट यील्ड आ गई है। ये नहीं कि क्लोरोबेंजीन बना नहीं, बना, लेकिन पूरेस्ट यील्ड आ गई है, यील्ड सुपर पुअर हो गई है। अब क्या करें फिर? वो जो POCl3 है ना, P डबल बॉन्ड O जैसे पहले बना था, अब वो अनरिएक्टेड फिनोल, पता तो चल ही गया, फिनोल का O पार्ट निकालना बड़ा औखा है, फिनोल का O पार्ट निकालना बड़ा औखा है, फिनोल का O पार्ट निकालना बड़ा औखा है। तो पता क्या होएगा, ये जो अनरिएक्टेड फिनोल है, ये जो अनरिएक्टेड फिनोल है, ये जो अनरिएक्टेड फिनोल है, ये इसके साथ HCl, H को निकाल सकते हो, O पे प्लस आ चुका है, H को निकाल सकते हो, H को निकाल सकते हो। तो ये भाई साहब P डबल बॉन्ड O, O फिनाइल, O फिनाइल, और एग्जाम्स का वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया। व्हाट हैपेंस व्हेन फिनोल रिएक्ट विद PCl5? व्हाट हैपेंस व्हेन फिनोल रिएक्ट विद PCl5? कोई बोलेगा इसमें क्या खास है, OH हट के Cl लग गया, फिनोल से क्लोरोबेंजीन बन गया, बट नहीं,
जो मेजर प्रोडक्ट है इसको हम फिनाइल 3 और PO4 ट्राई फिनाइल फोस्फेट बोल रहे हैं। सो ये इसका मेजर प्रोडक्ट आ गया। ट्राइफिनाइल फोस्फेट इज अ मेजर प्रोडक्ट। तो जब भी कभी फिनोल का रिएक्शन लाइक एल्कोहल, जब भी कभी फिनोल का रिएक्शन लाइक एल्कोहल PCl5 से होएगा, PCl5 से होएगा, तो तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन नहीं आएगा, TPP आएगा, ट्राइफिनाइल फोस्फेट। और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा RPSMN बुक और बुक्स के अंदर। अगर इन तीनों को करने के बाद इधर उधर हाथ डालते हो किसी बुक के अंदर तो भी ये क्वेश्चन प्राइमरली आपको मिल सकता है। विद रीजन पता होना जरूरी है, विद रीजन पता होना जरूरी है। लो जी, नेक्स्ट एंड लास्ट। लास्ट में सर हाँ जी, सर इसकी पर थोड़ी सी रिवीजन करवा दो ये फर्स्ट पॉइंट। कुछ नहीं, बस POCl3 बनाओ, फिनोल से रिएक्ट कर गया। जब POCl3 फिनोल से रिएक्ट करेगा, क्योंकि फिनोल अभी तक अनरिएक्टेड पड़ा हुआ है, ये इधर धीरे धीरे बनता रहेगा और अनरिएक्टेड फिनोल से रिएक्शन करता रहेगा। POCl3 प्रोडक्ट, क्योंकि क्लोरोबेंजीन की यील्ड तो आ नहीं रही ढंग से, क्योंकि OH बॉन्ड नहीं टूट रहा। जब OH बॉन्ड नहीं टूट रहा तो POCl3 फिनोल, POCl3 फिनोल, POCl3 फिनोल, उसका एक नेगेटिव पार्ट हटा और इसका एक नेगेटिव पार्ट फिनोक्साइड उसको ज्वाइन कर गया। और POCl3 को वैसे भी हम पूरी केमिस्ट्री में फेमस मानते हैं कि हेलोजिनेटिंग एजेंट है, ये Cl डोनर है। POCl3, PCl3, PCl5, PI3, क्लियर, PBr3, इन सबको मानते ही हेलोजिनेटिंग है। SOCl2, SO2Cl2, ये सब हेलोजिनेशन करने वाले कंपाउंड्स हैं, हेलोजन डोनर्स हैं। लास्ट एंड फाइनल RaSCHIg, RaCHIG, इसको बोलते हैं राशिग्स प्रोसेस, इसको बोलते हो राशिग्स प्रोसेस। इसमें कोई खतरनाक तुम लोगों ने दिमाग पे लोड नहीं लेना। बेंजीन का स्ट्रक्चर है, क्लियर, रिएक्शन विद ऑक्सीजन तो है ही, विद HCl भी है, और CuCl2 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि मैक्सिमम जनता जानती है कॉपर के +2 और 0 का ई नोट 0.34 है, और जिसका भी प्लस ई नोट है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और आप कहीं ना कहीं बेंजीन में क्लोरीन इंट्रोड्यूस करवा के, कहीं ना कहीं भी आप बेंजीन में क्लोरीन इंट्रोड्यूस करवा के उसका ऑक्सीडेशन, आपने कभी सुना होगा अपनी लाइफ में रेडॉक्स चैप्टर में, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो क्लोरीन पे इंट्रोड्यूस हो रही है तो ऑक्सीडेशन, लेकिन उसके लिए हेल्प किसकी ली? पहली हेल्प आपने ऑक्सीजन की मांग ली, दूसरी हेल्प आपने क्यूपरिक आयन की मांग ली, दोनों ने मिलकर इस बेंजीन का ऑक्सीडेशन करवा दिया। और इतना देखकर तो आप समझ भी गए होगे कि हो क्या रहा है, ठीक है ना। तो इसको राशिग्स प्रोसेस बोल दिया है। बस इसमें ना थोड़ा सा हिटिंग विटिंग लेके चला करो, क्योंकि हिटिंग नहीं लोगे तो ये बॉन्ड वॉन्ड तोड़ने औखे से हो जाएंगे, क्योंकि ये ना sp2 हाइब्रिड पे जुड़े हुए कार्बन है। बेंजीन का H निकालना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि बेंजीन का H किसी फॉर्म में निकले बेंजीन सपोर्ट ही नहीं करती उसको। क्योंकि आप में से मैक्सिमम जनता को ये पता होगा बेंजीन से बनने वाले फिनाइल का कार्बोक्टाइन भी, फ्री रेडिकल भी और कार्बेनाइन भी सारे के सारे अनस्टेबल है, क्योंकि चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो डॉट हो, वो बेंजीन रिंग के साथ परपेंडिकुलर है। और बेंजीन रिंग के साथ परपेंडिकुलर होने की वजह से, 90 डिग्री पर होने की वजह से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। इसीलिए जब बेंजीन से बने हुए फिनाइल का कार्बोक्टाइन बना दूं, कार्बेनाइन बना दूं, चाहे मैं कार्बोक्टाइन बना दूं, चाहे मैं कार्बोनाइन बना दूं, या फिर मैं फ्री रेडिकल बना दूं, सारे के सारे अनस्टेबल हैं। सिर्फ यही नहीं, रूल के अकॉर्डिंगली होते ही, क्योंकि परपेंडिकुलर पड़ा हुआ, नेगेटिव प्लस माइनस, इस परपेंडिकुलर जीओसी में भी इसको 20 बार सीखा हमने। चलो जी, ये मेरे पास एग्जैक्ट प्रिपरेशन मेथड खत्म हो गए।
अब मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ रहा हूं भाई। फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा सा अपनी बुक खोल के चेक कर लेना, पेज नंबर 31 पे फिजिकल प्रॉपर्टीज पड़ी हुई है। इसको जल्दी से जल्दी खत्म करते हैं हम लोग, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी केमिकल रिएक्शंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर नंबर 1 लिखा हुआ है, हेलो एरीन्स आर जनरली कलरलेस लिक्विड्स। लो जी, ठीक बात है बिल्कुल, हेलो एरीन्स। तो इसमें से मुझे कोई लगता नहीं क्वेश्चन वो बना पाएगा। कलरलेस लिक्विड्स, पहली बात, विद प्लेजेंट ओडर और आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स विद कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। तो यही मैं सॉलिड लिख देता हूं, या तो ये कलरलेस लिक्विड्स हैं या सॉलिड्स है, क्योंकि इसका एक पार्ट बहुत बड़ा हो गया ना, मोलिकुलर वेट ज्यादा हो गया। C6H5 का मोलिकुलर वेट की वजह से ये लिक्विड सॉलिड की तरफ जा सकते हैं। आयोडो की तरफ बढ़ते जाओगे तो सॉलिड सॉलिड मिलते जाएंगे। पहले तो इसने लिखा था कलरलेस है, बिल्कुल ठीक है। विद प्लीजेंट ओडर, ये हेलो का करेक्टर है। ये हेलो एल्केन्स हो चाहे क्लोरोफॉर्म हो, उसमें भी बड़ी स्वीट स्मेल होती है, क्लोरोफॉर्म में भी। आर क्रिस्टलाइन सॉलिड विद कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, क्लियर, सॉलिड होएगा तो। नंबर 2, तो मैंने कोई खास लिखा नहीं इसके अंदर। बीपीएमपी की बात करूं, बीपी पोलैरिटी का डायरेक्टली है, बीपी मोलिकुलर वेट का डायरेक्टली है। और एमपी की बात करूं तो पैकिंग का डायरेक्टली है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, सॉलिड्स का। बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, लिक्विड्स का। ठीक है जी, तो लाइनें लिखिए, बीपी एमपी ऑफ अराइल हैलाइड्स आर नियरली द सेम एज दैट ऑफ द हेलोएल्केन्स containing same number of carbon atoms। तो हमारे लिए कोई ज्यादा टेंशन हुई नहीं इसमें। द बीपी ऑफ मोनोहेलो डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, वो तो मोलिकुलर वेट के अकॉर्डिंगली कंट्रोल हो गया। आयोडो का ज्यादा, ब्रोमो का, और यही आप लोग सोच भी रहे होगे। अगर आप नहीं सोच रहे थे तो बोर्ड पे चेक कर लो, मोलिकुलर वेट मैटर कर गया बीपी के मामले में। ठीक है जी, फॉर द सेम हेलोजन एटम, अगर हेलोजन एटम सेम हो, द बीपी एंड एमपी इंक्रीजेस एज द साइज ऑफ द एराइल ग्रुप इंक्रीजेस। अगर हेलोजन सेम हो, वो तो फिर मोलिकुलर वेट से होगी ना बात। अगर हेलोजन सेम हो तो अराइल का साइज, अराइल का साइज ऑफ अराइल डायरेक्टली टू बीपी, जितना अराइल का साइज होएगा बढ़ता जाएगा, मोलिकुलर वेट बढ़ता जाएगा, उसका बीपी बढ़ता चला जाएगा। तीसरे नंबर पे ऑर्थोमेटा पैरा को कंपेयर किया हुआ है, डाई हेलो बेंजीन्स, डाई हेलो बेंजीन। डाई हेलो बेंजीन में आपके सामने ऑर्थोमेटा पैरा, तो हो सकता है केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू आपने कभी इनकी पोलैरिटी चेक की हो। कोई बता पाएगा सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट ए का है, बी का है, सी का है? ए का डाइपोल मोमेंट का सिंबल म्यू है, ए बी सी। तो मैक्सिमम पोलर कौन हुआ, सबसे ज्यादा पोलर कौन हुआ, ए। तो मैंने आपसे क्या कहा था, पोलैरिटी अगर ज्यादा हो तो बीपी भी ज्यादा हो जाएगा। तो बीपी के मामले में बिना टेंशन के ऑर्थो शुड बी ऑन टॉप। ठीक है जी, अच्छा एक बात और बताओ, पैकिंग किसकी बढ़िया होनी चाहिए, फिर गोलमाल हो गया। ट्रांस वालों की पैकिंग अच्छी होती है यार, सिस ट्रांस में ट्रांस की, ऑर्थोमेटा पैरा में पैरा की। अपोजिट ग्रुप रखे हो तो उनकी पैकिंग हमेशा बढ़िया होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होएगा, बढ़िया से वो एडजस्ट हो जाएंगे मॉलिक्यूल के अंदर लाइन बनने की वजह से। तो पैकिंग किसकी बढ़िया है, पैरा की। तो फिर मेल्टिंग पॉइंट किसका हाई हुआ, पैरा का। अब लड़ाई जीतने का तरीका बता देता हूं, मेटा बीपी के मामले में भी और एमपी के मामले में सबसे लास्ट में है। मेटा बीपी के मामले में और एमपी के मामले में सबसे लास्ट में है। तो फिर ऑर्थो के बाद पैरा बच गया और पैरा के बाद ऑर्थो बच गया, लड़ाई झगड़ा खत्म।
चाहे तो आपके सामने बुक खुली होगी 31 नंबर पेज का राइट साइड, बीपी चेक करो, सबसे ज्यादा किसका जा रहा है ऑर्थो का, उससे कम किसका जा रहा है पैरा का 448, और सबसे कम 2 केल्विन के डिफरेंस पे कौन आ रहा है मेटा। एमपी चेक करो, सबसे ज्यादा किसका आ रहा है 325 पैरा का, पैकिंग अच्छी है उसकी, ठीक है जी। उसके बाद सबसे लास्ट में कौन जा रहा है वही मेटा, और उसके बाद कौन आ रहा है ऑर्थो। तो मैंने आपको बड़ा सिंपल हिंट बता दिया, एमपीओ बीपीओ मेटा बॉटम पे है, ये आपको पेपर के अंदर परफॉर्मेंस करवा देगा अच्छी खासी, वो कंपेयर करवाएगा, आप बोलो मेटा तो दोनों में नीचे है, तो टेंशन ही खत्म हो गई आपकी, समझ गए तो। यस। उसके बाद डाइपोल मोमेंट का कंपैरिजन करना हो, क्योंकि अगर आप चेक कर रहे हो तो एज अ रिजल्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर एंड देयरफॉर ग्रेटर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। वो फालतू की बातें होगी, इसमें अब आपको क्लियर होगी बात ना। चौथे नंबर पे जा रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझना। डाइपोल मोमेंट, आपको पता है डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्यू इंटू डी होता है, और पीछे लड़ाई हो चुकी थी डाइपोल मोमेंट पे, क्लोरो का टॉप पे आ गया था, फिर ब्रोमो फ्लोरो, फिर ब्रोमो, फिर आइडो, ClF हो गया था। विनर कौन हुआ था चार्ज, यहां भी विनर चार्ज होना चाहिए था, लेकिन ये खुद ही इसकी वजह बन गई। ये लो जी, और अगर आपने ये पॉजिटिव मीजोमरिक इफेक्ट कभी करा है या देखा है तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ गया, वैसे तो अभी तो साफ पॉजिटिव दिख रहा है लूजर की वजह से। तो भाई ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट आना था, क्लियर, CX बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो डाउन चली गई है। मेरे कहने से नहीं, खुद भी तो अक्ल लगाओ साथ साथ में, है यस। क्लर्क थोड़ी है भाई, भी देख देख के लिखे जा रहे हो, बस खाना पूर्ति हो रही है, दिमाग भी साथ साथ लगाना है, क्लियर। तो CX बॉन्ड की पोलैरिटी डाउन चली गई, तो यहां जो विनर कॉन्सेप्ट हुआ ना, विनर कॉन्सेप्ट, वो हुआ डिस्टेंस ओनली। चार्ज तो डोमिनेंट हो ही नहीं पाया, तो डिस्टेंस फैक्टर डोमिनेंट कर गया है, डिस्टेंस फैक्टर डोमिनेंट कर गया है। डिस्टेंस फैक्टर डोमिनेंट करने की वजह से बिना कहीं आंसर दे दो, आइडोबेंजीन का, फिर ब्रोमोबेंजीन का, फिर क्लोरोबेंजीन का, फिर फ्लोरोबेंजीन का डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द म्यू है। आपके बुक में लिखा तो है लेकिन कोई रीजन नहीं लिखा, बस उसने बता दिया सबसे हाईएस्ट आइडो है, फिर ब्रोमो है, फिर क्लोरो है और फ्लोरो है, और ब्रोमो और आइडो का अप्रोक्सीमेट सेम सा बता दिया है, लेकिन आइडो फिर भी उसने आगे लिखा है, ठीक है जी। और इसके बाद 5वें नंबर पे जो अराइल हैलाइड्स है, इनकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है, होनी चाहिए, मोलिकुलर वेट इतना खतरनाक हो रखा है, और वैसे भी पोलर तो ही हल्के फुल्के से। और अराइलाइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर, बोलने की नीड नहीं है, सारी दुनिया जानती है, इतना हाई मोलिकुलर वेट वाला पानी में घुलेगा कैसे, ठीक है जी। तो इनसोल्यूबल इन वाटर। तो अगर इन 6 प्रॉपर्टीज में से ढंग से किसी पे काम करना है तो मैं थर्ड को वेरी इंपॉर्टेंट मानता हूं, और मैं फोर्थ को वेरी इंपॉर्टेंट मानता हूं। थर्ड एंड फोर्थ, दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो पेपर में हाईलाइट हो जाती है, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ, लास्टली, लास्ट ये वाली है। इससे पिछली। और हर फैक्टर को विद लॉजिक लिखा हुआ है, रीजन लिखा हुआ है, सिंपल स्टेटमेंट नहीं दे रखा, आप उस पर सोच सकते हो ऐसा क्यों हुआ होगा। रखो इस स्लाइड को और थोड़ी देर तक, या आगे बढ़े। ओके। हो गया, चलो जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हो गया। 4 5 6, चलो जी, इनमें से थर्ड फोर्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में जा रहे हैं। नेक्स्ट मेरे पास आ रही है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ लिसन केयरफुली अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्टिविटी।
तो सबसे पहले तो तुम्हारे दिमाग में हेलोएरिन देखती कौन जाएगा? एसएन रिएक्शंस। सबसे पहले तो हेलोएरिन देखती तुम्हारे दिमाग में क्या जाएगा? एसएन रिएक्शंस। क्लियर? तो अब मुझे यह लिखना पड़ता है कि एसएन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर वेरी वेरी स्लो और नो रिएक्शंस। एसएन रिएक्शन जनरली होती नहीं है, या तो वेरी स्लो बोल दो। अब कोई इसके पीछे रीजन मांगेगा कि भाई इसका रीजन क्या है। Why the haloarenes are inert for the SN reaction? Why? हेलो, एक सेकंड बस, वापस बुलवाएंगे आपसे। Why haloarenes are inert for the SN reactions? क्या बोल रहे थे बेटा, बोलना वापस। डबल बोन करेक्टर, सिंपल सिंपल। हमने एसएन कराना है ना, एसएन। एसएन का मतलब समझते हो ना, बेंजीन रिंग से हेलोजन को निकालना है। बेंजीन रिंग से हेलोजन को निकालना है। बेंजीन रिंग से हेलोजन को डिस्प्लेस करना है, ये करना है। बोन डिसोसिएट करवाना है। और बोन डिसोसिएशन करवाना मेरे अकॉर्डिंगली वेरी डिफिकल्ट हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव मीजोमरिक इफेक्ट आ गया। पॉजिटिव मीजोमरिक इफेक्ट आने से तुमने कभी रेजोनेंस का अगर नाम सुना हो, सुना भी रेजोनेंस का नाम? यस वेरी गुड। तो इस डबल बोन करेक्टर, सारा का सारा शक इस बॉन्ड पे ही है बस। सारा के सारा गड़बड़ घोटाला इसी ने कर दिया। पहला क्या कर दिया? डबल बॉन्ड करेक्टर्स इन कार्बन हेलोजन बॉन्ड, दैट्स व्हाई डिसोसिएशन और तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन तो इसी पे डिपेंड करता है ना, किसी का डिसोसिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। दैट्स व्हाई डिसोसिएशन बिकम्स, क्या लिखूं, इजी या डिफिकल्ट? डिफिकल्ट। डिसोसिएशन डिफिकल्ट हो गया। दूसरी बात, कार्बन हेलोजन बॉन्ड की पोलैरिटी बड़ा मैटर करती है। और आपने कभी SN2 नाम सुना हो, SN2, तो वहां कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, SN ने कार्बन बन के फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ। कार्बन हेलोजन बॉन्ड का पोलैरिटी, पोलैरिटी ऑफ दिस बॉन्ड क्या हो गई? डिक्रीज। और बॉन्ड पोलर ही नहीं बचा, SN कहां से करा लोगे यार? और इसकी पोलैरिटी ने तो SN करवाई थी पीछे। तीसरा, अगर कभी गलती से ऐसा सोच बैठो कि ये बॉन्ड तुमने तोड़ दिया, बॉन्ड ब्रेक कर दिया, और एक एरीन से एरीनियम कार्बोक्टाइन बना दिया, तो व्हाट अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एरीनियम कार्बोक्टाइन? क्लियर है? ये एक हाईली अनस्टेबल, नॉट ओनली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल स्पीसीज है। इसका प्लस चार्ज बहुत ज्यादा डोमिनेट कर चुका है। एक तो उसको रेजोनेंस में कोई बेचारे को लेके नहीं जा रहा, क्योंकि वो अंदर ही तीनों मिलकर आपस में खेल रहे, तीनों पाई बॉन्ड, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, आपस में गोल गोल घूम रहे, प्लस को कोई पूछ ही नहीं रहा। जैसे आप किसी के घर में चले जाओ पार्टी पे और आप चेयर पे बैठे हो, आपको कोई पूछने नहीं आ रहा, एंड में शर्मिंदा होकर अपने आप ही आपने वो कोल्ड ड्रिंक उठाया, अपने आप ही पकौड़े उठाए, अपने आप ही केक कट गया था आपको बिना बुलाए। शर्म तो आपको आ रही थी, अब क्या करते आप? या तो आप वापिस चले जाते, लेकिन आप गिफ्ट भी तो देकर आए हो, 250-300-500 रुपए का, उसका रेट भी तो वापस लेना था। तो फिर क्या करना पड़ेगा? वो जो 250-300-500 का गिफ्ट देकर आए, उसके पकोड़े खाने थे, उसका कोल्ड ड्रिंक पीना था, चाय कॉफी, तो फिर आपने कहा बिना इज्जत के चलो, चलने दो काम। तो वो प्लस के साथ हो रहा है। तो जब भी बेंजीन रिंग पे प्लस देखो, तो अपने आप को ऐसे बर्थडे का पार्टिसिपेट मान लिया करो कि तुम वो बर्थडे के अंदर बैठे हो और तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा आके। अब सोचो ऐसे में स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी? तुम खुद ही बता दो।
बस वही हालत है इसकी भी बेचारे की। तो इस प्लस वाले को कोई पूछ ही नहीं रहा, नो रेजोनेंस। ऊपर से इसको अगर आप थोड़ा सा और प्रॉपरली चेक करो ना, तो इसके पड़ोसी इसकी जान वैसी निकाल रहे हैं, sp2 दोनों ने मिलके इतने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, दोनों ने मिलकर इलेक्ट्रॉन इतने खींच लिए कि इसका प्लस का चार्ज बहुत बढ़ गया। मेरी बात समझ गए ना आप लोग? भी आपके फ्रेंड जिसने आपको बुलाया था फोन करके, वो आपके पास से 2-3 बार निकला लेकिन आपको बुलाया नहीं उसने। अब ये हालत देख लो क्या होगी फिर आपकी। फिर आपको पता नहीं की समझ दाव दिया आपने, है ना? बस ये बोलोगे लेकिन खाना पीना तो करना पड़ेगा ना, पैसे दिए। तो फिर आप गुस्से में बाहर निकल आओगे। क्लियर है? चलो जी, कुल मिलाकर एसएन रिएक्शंस इन द हेलोरीन्स स्ट्रिक्टली नो। तो अगर आप एसएन प्रमोट करना चाहते हो, अगर आप एसएन रिएक्शन करवाना चाहते हो, तो क्या करें? तो भाई डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम करें, जिसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर को कम करने का तरीका वो होएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स को ऑर्थो पैरा पे लगाना। मैं बताता हूं अभी आपको। तो कुल मिलाकर मैं अब अगर रिएक्शन करवानी है इसको, तो मैं लिख रहा हूं अगले पेज पे, SNAR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक, एरोमेटिक है ना ये। SNAR को अगर आपने प्रमोट करना है, अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक रिएक्शंस को प्रमोट करना है, तो ये मैं लिख रहा हूं मेथड्स टू प्रमोट द SNAR रिएक्शन। मेथड्स टू प्रमोट द SNAR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रमोट करने के तरीके क्या है? तो मेरे पास तरीके में डबल बॉन्ड कैरेक्टर को कम करूं। पहला तरीका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। आपको पता है यहां हेलोजन लगाओ, रेजोनेंस चल रहा हो, तो यहां ऑर्थो पे नेगेटिव, पैरा पे नेगेटिव, ऑर्थो पे नेगेटिव। और इन्हीं जगहों पे अगर आप EWG, इन्हीं जगहों पे आप EWG, इन्हीं जगहों पे अगर आप EWG समझते हो ना, इकोनॉमिकल वीक ग्रुप। शुक्र है, मैंने कहा कहीं तुम EWG का मतलब ये लो इकोनॉमिकली वीक ग्रुप। चलो जी, EWG मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। उसने ऑर्थो पैरा पे आकर इलेक्ट्रॉन को और खींचना शुरू कर दिया। तो उससे जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है EWG डिक्रीजेस द डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स, डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स, डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम होने से इसका एसएन रिएक्शन बढ़ गया। दूसरा, ड्रास्टिक कंडीशन ले लो, हाई टेम्परेचर प्रेशर ले लो, तो डबल बॉन्ड को थोड़ा तोड़ने की कोशिश कर सकते हो आप लोग ना, लेकिन बनता यहां भी एक बेंजाइन इंटरमीडिएट है जिसको जीओसी में हम जिक्र कर रहे थे। फिर आपके पास होता है एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस यहां भी बेंजाइन ही बनता है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लेकर भी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लेकर भी, हाई टेम्परेचर प्रेशर लेकर भी, स्ट्रॉन्ग बेस लेकर भी हम लोग प्रमोट कर सकते, हम लोग प्रमोट कर सकते SNAR, AR फॉर एरोमेटिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक रिएक्शंस। तो एग्जांपल सीख लेते हैं, समझ में आ जाएगी कहानी अगले पेज पर जाकर। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, पहला मेथड SNAR प्रमोट करना है। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की प्रेजेंस में मुझे एसएन रिएक्शन करवानी है। अदरवाइज जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं सबको पता है इसकी एसएन रिएक्शन कोई आसान काम नहीं है, इनके एसएन रिएक्शंस कोई आसान काम नहीं है। टाइम अपडेट है, 5 बज चुके हैं, 15 मिनट मेरे पास बाकी हैं। और अब वो सारी जनता जो अपने आप को पर्दे के पीछे छिपाकर बैठी है, जल्दी से अपने अपने कैमरे ऑन कर लो, नहीं तो अगले 15 मिनट क्या अगली 2 क्लासें और नहीं लगेंगी तुम्हारी।
लाइट नहीं है इसलिए ऑन नहीं करता। सर मेरा ना फोन चार्ज नहीं है आज ज़्यादा इसलिए। सिर्फ 3 मिनट के लिए कर लो ये 2 लोग, बाकी वैसे हाँ नॉर्मल जी सर, जिनका कोई बहाना सर नहीं मैं है कर वैसे कर लेती हूँ 3 लो। मिनट में। ओके। वंशिका महाजन क्या हुआ? सर वो लाइट गई है। हाँ जी, तो सबसे पहले चेक करो और प्रॉपरली नजर रखना, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हाथ नीचे करो भी, हाथ नीचे करो, कोई डाउट है तो पूछ लो। लो जी, यहां आपने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो लगा दिया। आप जानते हो नाइट्रो अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर आपने मेरे साथ जीओसी सीखी और अभी तक दिमाग में है और वहां इंटरेस्ट शो किया था अगर आपने, तो पहले नंबर पे NH3 NR3 प्लस ग्रुप था, दूसरे नंबर पे नाइट्रो ही था, तीसरे पे साइनो था। यस। क्योंकि सब अपना नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज के साथ है, पार्शियल पॉजिटिव लोन पे डोनेट कर चुका है। जो पुरानी बातें हो गई है, नई बात की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ आपने न्यूक्लियोफाइल लिया, न्यूक्लियोफाइल इसको हटाने के लिए जाएगा। और आपको पता है जब भी मैं किसी अटैकिंग एजेंट की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन करवाता हूं, जब भी मैं कभी कोई अटैकिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाता हूं, उसको बोलते हैं हम लोग, मैं नाम भूल गया क्या बोलते हैं उसको, बोल दे सिंह साहब। इलेक्ट्रोमेरिक, वेरी गुड, यही सुनना था मेरे को, अच्छी बात बोल दी, इलेक्ट्रोमेरिक। और जिधर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, क्लियर ना, जिधर न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक कर रहा है और पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इधर हो रहे हैं, क्योंकि मुझे तो उस पर प्लस चाहिए ना न्यूक्लियोफाइल अटैक होने के लिए। तो बच्चे समझदार हैं, ऐसा उन्हें लगता है। तो यहां नाइट्रो ग्रुप आ गया, यहां नेगेटिव आ गया, एक हेलोजन पहले से है और इस पर न्यूक्लियोफाइल आगे जुड़ चुका है। अब इस जगह पे पाई बॉन्ड है, कशिश के यहां से आवाज आ रही है। हे कशिश, अपना माइक ऑफ कर दो। सॉरी सर। कुछ खा रही हो क्या चिप्स टाइप से? तो बांट दो सबके अंदर, तुम्हारा जन्मदिन आज। ओ कशिश, नहीं सर। तुम्हारा बर्थडे नहीं है आज? कशिश कहती मेरा बर्थडे आता ही नहीं है। क्यों कशिश? 5 सितंबर का। क्या बात है, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, टीचर्स डे वाले दिन तुम्हारा बर्थडे आता है। हाँ बच्चे देखना इधर, नेगेटिव इसके एडजसेंट में शिफ्ट हुआ, इतना तो आपको पता ही है रेजोनेंस कैसे चलेगा, क्योंकि नेगेटिव मूव टुवर्ड्स पाई है और पाई आगे शिफ्ट हो गया। अब पाई आगे जाने की जगह पे ना, ये देखो, ये कमाल दिखा रहा है अपना, कहते आ जाओ भाई हमारे पास भी खाली जगह पड़ी हुई है। यही तो फायदा हुआ ना इसको पैरा पे जोड़ के, यही तो फायदा हुआ पैरा पे, जहां से ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन का ड्रेनेज हो रहा था वहां तुमने ऐसा ग्रुप लगा दिया जिसको और ड्रेन करने लग गया, खींचने लग गया। हम तो चाहते हैं बेंजीन रिंग के अंदर डेंसिटी कम हो जाए और डबल बोन करेक्टर कम हो जाए, हमारा मेन फोकस इसी बात की तरफ चल रहा है। तो एक बार इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये लो जी, ये डबल आ गया, ये नेगेटिव आ गया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ गया, ये अपनी जगह टिके हुए हैं, ये एक्स आ गया, ये न्यूक्लियोफाइल आ गया। ये फिर वही हरकत करेगा, आपको भी पता है मुझे भी पता है। ठीक है भाई, तो ये स्ट्रक्चर वापस बन जाएगा। ठीक है, ये रेजोनेंस, लेकिन जो मेरा मोटो है वो आपके दिमाग तक अगर पहुंच जाए तो क्रैमिंग वाला पार्ट नेग्लिजिबल हो सकता है, बाकी आपके इंटरेस्ट की बात है, आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हो। ये वापस बन गया, अब ये यहां मूव करेगा, ये आगे मूव करेगा। इसका अगला स्ट्रक्चर जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं
वो शायद बना सकते हैं। यहाँ बॉन्ड नेगेटिव, ये नाइट्रो ग्रुप है, इसको ऐसे लिख दो, अब इसकी नीड नहीं है। अब ये यहां मूव करेगा और पुराना वाला जो हेलाइड है वो यहां से रवाना हो जाएगा, माइनस हेलाइड होकर नाउ इट इज एस एन रिएक्शन, और नाइट्रो ने हमारा ये काम आसान कर दिया। अब सोचो ना, जितनी ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे उतना उसके डबल बॉन्ड का डाइल्यूशन हो जाएगा। मतलब इसको ना फिजिकल केमिस्ट्री की टर्म में बोलो, ज्यादा मजा आएगा। जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे, क्लियर, उतना डबल बॉन्ड का डाइल्यूशन हो जाएगा, और डबल बॉन्ड का डाइल्यूशन होगा तो डबल बॉन्ड कम हो जाएगा, और उतना उसकी एस एन ए आर रिएक्शन आसान हो जाएगी, उतना उसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक रिएक्शन आसान हो जाएगी, एस एन ए आर रिएक्शन सुपर इजी हो जाएगी। और इसकी जगह, क्लियर, अभी तो मैंने कहां जोड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट द ऑर्थो लोकेशन, ऑर्थो एंड पैरा लोकेशन। ऑर्थो भी सेम हरकत दिखेगी आपको, लेकिन अगर यही मैं नाइट्रो ग्रुप किस पे जोड़ दूं, मेटा पे, तो मुझे उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। यहां हेलाइड है, इस जगह पर नाइट्रो ग्रुप है, तुम खुद ही इसको सोच समझ सकते हो, क्योंकि जिस जगह नाइट्रो जुड़ा हुआ है वहां माइनस आना ही नहीं। जिस जगह नाइट्रो जुड़ा हुआ है, ये तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, इस जगह पर हुआ, थोड़ी समझदारी दिखाओ। क्लियर, यहां मेरे पास हेलोजन न्यूक्लियोफाइल जुड़ चुका है या नेगेटिव आ चुका है ट्रांसफर ऑफ क्लाउड की वजह से, और न्यूक्लियोफाइल वहीं जाके जुड़ेगा जहां कार्बन पे प्लस का चार्ज हो। ये नाइट्रो ग्रुप है। नाउ लिसन केयरफुली, बेचारा नाइट्रो देखता ही रह गया, कहते ये मुझे इस जगह जोड़ा ही क्यों जहां नेगेटिव आना ही नहीं था। तो हमने कहा जी डिफरेंशिएट करना चाहते थे कि आपको जोड़ने से हमें कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। नेगेटिव इंडक्शन वाला थोड़ा बहुत फायदा हो रहा है। नेगेटिव इंडक्शन का मतलब पुल पुश, बस अपनी तरफ थोड़ा सा खींचना, अपनी तरफ से थोड़ी सी किसी की तरफ पुश कर देना, बस पुल पुश है। क्लियर ना, पुल पुश है और कुछ नहीं है। तो इसके बाद की स्टोरी सारे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट द मेटा पोजीशन, इससे मुझे कोई जबरदस्त फायदा नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट द मेटा पोजीशन से मुझे कोई जबरदस्त फायदा नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के मेटा पोजीशन पर होने से मुझे कोई जबरदस्त फायदा नहीं हुआ, अगर आप मेरे को सुन समझ पा रहे हो तो। अब मैं एनसीईआरटी से 3 रिएक्शन आपको बता देता हूं। एनसीईआरटी की 3 रिएक्शन है जो मुझे बता रही है कि ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने से कैसे एसएनएआर होएगा। एग्जांपल्स ऑफ एसएनएआर खुद ही देखना कितनी ईज होती जा रही है, लिटरली फ्रॉम एनसीईआरटी। यहां क्लोरो लगा दिया, पैरा पे नाइट्रो लगा दिया, इसके साथ NaOH का रिएक्शन करवाया, टेम्परेचर यहां 160 डिग्री सेंटीग्रेड है। एनसीईआरटी से रिएक्शन से बार बार बोल रहा हूं, 160 डिग्री टेम्परेचर हाई चाहिए, और उसके बाद डाइल्यूशन करके उससे फिनोल बना लिया, डाइल्यूट HCl, वो तो ONA बन जाएगा ना इस वजह से। लेकिन अभी टास्क तुम्हारे पास क्या है, 160 डिग्री पे तुम Cl हटाकर OH लगाने में कैपेबल हो गए। 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे तुम लोग Cl हटाकर OH लगाने में कैपेबल हो गए। हाँ, अगर यही ऑर्थो एंड पैरा सब कुछ सेम है, लेकिन एनसीईआरटी बोलती है 96 डिग्री पे रिएक्शन हो गई। अब क्यों होगी भी 96 डिग्री पे, अगर तुम सुन समझ पा रहे हो तो। डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा कम हो गए, डबल बॉन्ड करेक्टर डिक्रीजेस मोर। ये इंग्लिश में बोलने में ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे लगता है डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा कम हो गए, डबल बॉन्ड करेक्टर्स आर डिक्रीजेस मोर, ठीक है ना। और यहां OH आ गया, और अगर यही प्रोसेस पहली रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन और तीसरी रिएक्शन, अब अगर मैं इसके सारे के सारे ऑर्थो पैरा
इतने सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इतने सारे खून चूसने वाले लोग, क्लास में 2 4 5 लोग हो ना खून चूसने वाले, तो टीचर चला लेता है क्लास, लेकिन सारे खून चूसने वाले हो, वो हालत हो गई है। अपने आप पे मत लेना, मैंने बोला और तुमने अपने आप पे ले लिया सीधे सीधे, जो कि मैंने कुछ नहीं कहा ऐसा, लेकिन मेरे बोलते तुमने कहा ये हमारे बारे में बात कर रहा है परफेक्टली, मैंने जबकि ऐसा कुछ नहीं कहा आपको। H2O थोड़ा बहुत हीट करना है बस, और इतने सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए थे, इतने सारे। Cl का निकलना वेरी 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 इजी हो गया है, और शायद आप लोगों को पता हो गया हो क्यों इजी हो गया है, और इसका नाम है पिक्रिक एसिड। सोचने की बात है, ग्रुप है OH, नाम है एसिड, और वो किसने कर दिया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने। और कई बार तो पिक्रिक एसिड का सीधा सीधा स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पिक्रिक एसिड? तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनोल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल is a picric acid. 2,4,6 trinitrophenol is a picric acid. 2,4,6 trinitrophenol is a picric acid. 2,4,6, और इन रिएक्शंस को देखकर आपको पता चल गया होगा कि नाइट्रो ग्रुप अगर एक हो तो रिएक्शन थोड़ी डिफिकल्ट है, और एक भी ना हो तो नो रिएक्शन का टैग मार के आ जाते हो। आउट ऑफ द 4 विच हेलो कंपाउंड डजंट रिएक्ट इन द एसएन, तो देखो हेलोएरिन कहां लिखा हुआ है, नियो कहां लिखा हुआ है, विनाइल कहां लिखे हुए हैं। जहां जहां डबल बोन करेक्टर है मना करो। अब डबल बोन करेक्टर में थोड़ी सी होप निकल आई, ऑर्थो पैरा पे अगर नाइट्रो ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, तो काम थोड़े से अब कंपेरेटिवली आसान हो गए। और ये तो मैं पीछे बता रहा था आपको कि किसी को SN-AR रिएक्शन करवानी हो, किसी को SN-AR रिएक्शन करवानी हो, तो भाई पहला तरीका तो ये है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ऑन द ऑर्थो पैरा, व्हाई नॉट ऑन मेटा? मेटा मैंने बताया अभी कि वहां नेगेटिव आई नहीं रहा, जहां इलेक्ट्रॉन का ड्रेन हो रहा है वहीं से, जहां इलेक्ट्रॉन मेनली आकर कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं वहीं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा दिया, जिससे बेंजीन रिंग की डेंसिटी कम हो गई, डबल बॉन्ड करेक्टर डाउन आ गया, बस बात बन गई उससे। अब ड्रास्टिक कंडीशन भी लिखी जा सकती है, क्लियर ना? वो सेकंड नंबर मैंने आपको बताई था, हाई टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन, इस पे भी बेंजाइन बन जाएगा। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, इन कंडीशंस में भी तुम लोग SN रिएक्शन करवा सकते हो। जैसे आपके पास ये क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन हो, उसका रिएक्शन अगर मैं NaOH से करवा दूं, उसका रिएक्शन मैं NaOH से करवा दूं, लेकिन टेम्परेचर प्रेशर बड़े डेंजरस चाहिए, तो मैं लिख रहा हूं उसको अलग पेन से जिसे समझ पाओ। टेम्परेचर 360 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो प्रेशर चाहिए अप्रोक्सीमेट 320 300 ATM लिख लो तो भी चल जाएगा, दोनों 300 लिख लो तो मिनिमम थ्रेशोल्ड है। इतना खतरनाक प्रेशर, प्रेशर देखो यार, इतना प्रेशर हमें मिल जाए तो हम पापड़ जैसे हो जाएंगे। अभी 180 ATM है, तो इतना हाई प्रेशर पे आप उसको बॉन्ड फिशन करवा रहे हो, अदरवाइज हेलोएरिन्स का SN रिएक्शन, बार बार बोल रहा हूं, आप समझ गए होगे, वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क है। तो पहले तो बनता है ONA, और फिर डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करवाने से या H2SO4 से रिएक्शन कराने से तुम्हारा आंसर फिनोल बन जाता है, फिनोल। ये ड्रास्टिक कंडीशंस है। और तीसरे नंबर की रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडामाइड। KNH2 ले लो, सोडामाइड मत लो अगर तुम्हें तकलीफ है इसमें, इसमें तकलीफ है तो इसका टक्कर देने वाला तुम्हारे पिछले चैप्टर का है, तो इसी चैप्टर का वैसे, लेकिन पीछे सिलेबस, टेस्ट से पहले के सिलेबस में सोडियम मिथोक्साइड, इथोक्साइड, प्रोपोक्साइड, टर्शियरी बिटोक्साइड, सब लोग सही सलामत है, कोई घायल गुयल तो नहीं हो गया?
ये जो लैम्डा 1 कहाँ से आ गया? इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस सोडामाइड हो गया, KNH2 हो गया, सोडियम टर्शियरी बुटॉक्साइड हो गया। रिएक्शन कैसे हो रही है, एक सेकंड के लिए सुनो मेरे को। यहाँ हुआ क्या? क्लोरोबेंजीन। बस यहाँ एंड करेंगे, बाकी कल का दिन लगाएंगे। अब आप ना अपने आरपी असाइनमेंट बुकलेट पे काम शुरू कर सकते हो। हेलोफॉर्म रिएक्शन को छोड़कर बाकी सारा आने वाला है। लो जी, यहां आपने एक पावरफुल बेस रख दिया, यहां आपने एक पावरफुल बेस रख दिया, और जैसे ही आपने यहां पावरफुल बेस रखा, आपको पता है हेलोजन इटसेल्फ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, Yes. और इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस में इसके पड़ोसी ये अल्फा, ये बीटा, बीटा से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, बीटा से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। अगर आप सुन पा रहे हो तो हेलोजन अपनी जगह टिका हुआ है, या माइनस आ गया। भाई प्रोटॉन का लूजर, HCl का H निकाल दो, Cl माइनस, H2SO4 का H निकाल दो, HSO4 माइनस, एसिटिक एसिड का H निकाल दो, एसिटेट माइनस, क्लोरोफॉर्म का H निकाल दो, CCl3 माइनस, और इसी क्लोरोबेंजीन का H निकाल दो, बचा हुआ नेगेटिव है कार्बन आयन है। अब लास्ट एंड फाइनल ये यहां मूव करेगा, और अब यहां से हेलाइड का निकलना इजी हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं बेंजाइन इंटरमीडिएट। इस बेंजाइन इंटरमीडिएट को लिखता हूं, बाकी बातें कल करेंगे आपसे। लो जी, इसके बारे में और बातें करेंगे कल। जैसे बेंजीन रिंग पे प्लस हो, बेंजीन रिंग पे माइनस हो, बेंजीन रिंग पे डॉट हो, वो कभी भी प्लस को, माइनस को, डॉट को एंटरटेन ही नहीं करते, उसको स्टेबल ही नहीं होने देते। वही हालत यहां है, वही हरकत यहां है। इस पाई बॉन्ड को, इस पाई बॉन्ड को, इस पाई बॉन्ड को ये अंदर का रेजोनेंस कभी भी स्टेबल ही नहीं होने देता। ये जो पाई बॉन्ड बना ना इसके शिफ्ट होने से, ये वाले की वजह से, उसको स्टेबल ही नहीं होने देता। तो ये जो बना, इसको बोल दिया BENZ, BENZ, का ENE हटाकर ट्रिपल बॉन्ड था तो सफिक्स लगा दिया YNE, बेंजाइन। बाकी बातें इसकी कल करेंगे। हाईएस्ट आधा घंटा लगेगा, हमारा सिलेबस कल एंड हो जाएगा। हाँ बोलो भाई, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? अब नहीं, अब तो टाइम हो गया ना, तुम्हारी ब्रेक का टाइम हो गया, 5:17 हो गए, ठीक है ना। डाइजोनियम बताना क्या था वैसे? कौन सा लीक किया है, क्या है? N2 लीव की है ना, क्या क्या है पीछे देखने में कहां थी इतनी देर तक? बता तो रहा हूं कि N2 लीव कर रहा है, क्योंकि N2 पे प्लस का चार्ज है, ये N2 है। और जब किसी पे प्लस हो, जब तूने अल्कोहल का OH उड़ाना था, उस पे HCl का अटैक कराया, O पे प्लस आ गया, वो अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रोअर बन गया तो लीव कर गया। किसी को अगर विड्रॉ कराना है तो उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी बढ़ा दो, उसके इलेक्ट्रॉन को, जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन विड्रॉ कर रहा है, N+, उतना उसका निकलना आसान हो गया। चलो भाई, थैंक यू सर। ओके जी, Thank you, ओके, sir. ओके जी, ओके।